जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, अभी नसरुद्दीन शाह का एक स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट ये आया कि केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा स्टोरी बताते हुए ये कहा गया कि इट्स फैशनेबल टू हेट मुस्लिम्स। मुसलमानों से नफरत करना एक फैशन हो चुका है। टुडेज टाइम इज वरिंग बिकॉज ऑफ हाउ प्रोपेगेंडा इज बीइंग डन इन पब्लिक थ्रू आउट। एक स्टेटमेंट, और उसके बाद हेटर्ड अगेंस्ट मुस्लिम इज बीइंग क्लेवरली टैप्ड एंड हैज बिकम फैशन इवन अमंग एजुकेटेड पीपल। ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये इवन अमंग एजुकेटेड पीपल, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि असलियत में ऐसा क्या हुआ। अगला इन्होंने जो बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट बताया है, वी टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म, वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, सो व्हाई आर यू इंट्रोड्यूसिंग रिलीजन इन एवरीथिंग। इसका भी जवाब दूंगा पॉइंट वाइज। देखिए क्या है ना, हम जब एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे होते थे यूपीएससी या पीसीएस के, तो उसमें क्या होता था कि हमें क्वेश्चन को समझना होता था और उसी के अकॉर्डिंग, उसकी लाइन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना होता था। वो थोड़ा सा हमारे पास इतना स्पेस ही होता था कि प्लस और माइनस में, लेकिन रीजंस के साथ हमारे को बताना होता था कि मामला क्या है। तो वो एक बुरी आदत पड़ी हुई है। अब वहाँ यहाँ पर और इसी वजह से ये टॉपिक भी मेरा जो मैंने प्रिपेयर किया, बनाया आप लोगों के लिए समझाने के लिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का बन गया है, रीज़न 1 रीज़न 2। तो लास्ट में मैंने उसके रीजंस डाल दिए ताकि हमें समझने में आसानी हो कि मामला है क्या। देखिए, ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट इस वजह से दी गई है क्योंकि बैक टू बैक हमारे पास बड़ी सारी फिल्में आती जा रही हैं। जैसे सावरकर का प्रोमो रिलीज़ हुआ है, अजमेर फाइल्स का फ़ोटो देखने को मिलना शुरू हो चुका है। इवन उसे तो शायद अंबानी फैमिली ने बनाया, अंबानी हाउस ने बनाया है। RRR, इंडिया हाउस बहुत अच्छे जो साउथ के डायरेक्टर हैं RRR वाले, उन्होंने बनाई है। कार्तिकेय 2, कंतारा, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, और उसके बाद सुना है दिल्ली फाइल्स। उसके बाद शायद बंगाल वाला मामला भी कुछ सुर्खियों में है कि वहाँ पर भी आ रहा है। इस तरीके से सीरीज़ आ रही हैं कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि सीरीज़ जो है वो पूरी की पूरी अटैक ऑन मुस्लिम्स की बात कर रही है। अब क्योंकि ये अटैक ऑन मुस्लिम्स की बात कर रही है, तो इसके अंदर सेकुलरिज्म खतरे में दिखाई दे रहा है। और सेकुलरिज्म अगर खतरे में दिखाई दे रहा है तो उसी के ऊपर कहीं ना कहीं रिएक्शंस, चाहे वो नसरुद्दीन शाह के आ जाएं, चाहे अपोजिशन के आ जाएं, चाहे किसी के भी आ जाएं, उन सब के आ रहे हैं। अब यहाँ बहुत सारे रीजंस हैं। मैं अभी आराम से बैठ के देख रहा था, शायद ये 2 या 3 दिन हो गए हैं स्टेटमेंट को, लेकिन मैं जब बैठ के देख रहा था, समझ रहा था, तो देखिए क्या है कि हम जब टॉपिक को देखते हैं तो उसको एनालिसिस करते हैं, तो हमारा जो थोड़ा बहुत जानकारी बैकअप में है उसको हम सर्च करते हैं कि असलियत में रीजंस क्या होंगे जो आजकल है, क्योंकि एकदम से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और सिर्फ एक ही पार्टी अगर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। दोनों तरफ से तालियां बजती हैं, दोनों हाथों से तालियां बजती हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्योंकि हम अगर बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि बीजेपी की वजह से हेट्रेडनेस फैल रही है और बीजेपी ही जिम्मेदार है, तो मेरे को माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब कांग्रेस सरकार के अंदर हम हेडिंग देखते हैं, एक उप मुख्यमंत्री, एक गृह मंत्री और उसके बाद 5 मुस्लिम मंत्रियों, इन सब का लिस्ट थमा के ये कहा जाता है कि हमारे को ये सारे पद चाहिए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, यानी एक कलेक्टिव बार्गेन वाला जो कंसेप्ट आ रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं दूध धुला दूसरा पक्ष भी ना हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। शेयर इसलिए करें ताकि अगर हम मैसेज, जो आपको मेरा मैसेज सही लग रहा है या मेरे रीज़न सही लग रहे हैं, तो वो दुनिया के दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। अब सवाल ये है कि मुस्लिम हेटेडनेस इतनी फैल क्यों रही है? क्या सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है? तो मैंने जब डिस्कस करना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, तो पता लगा कि कहानी किसी और तरफ मुड़ रही है। क्योंकि जिससे हम नफरत कर रहे हैं वो, और जो नफरत करने वाला है वो, उन दोनों के रूट्स को जब तक आप ना खंगाल ले, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि असलियत में दोनों के बीच का कोई कॉन्फ्लिक्ट है भी या नहीं। तो रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें अगर हम देखें तो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम में दिखाई देती हैं। इस्लाम का बेसिक फंडामेंटल ये है, गॉड इज वन, रेस्ट ऑल आर फॉल्स। अब यहां तक तो ठीक है,
लेकिन जब रेस्ट ऑल आर फॉल्स में ओनली अवर्स आर ट्रू, सिर्फ मेरे वाला ही ठीक है या मैं जो मानता हूं वही ठीक है, बाकी सब गलत है, और जो उस गलत को मानने वाले हैं वो काफिर हैं, और काफिर अगर हैं तो उनको हमारे सही फोल्ड में आना ही पड़ेगा, वरना वो अच्छे नहीं है, वरना उनको हत्या करेंगे या जो भी है। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है, और काफिर या हिंदू को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाना, ये मेरी आंखों देखी बात है। आप चुपचाप, जिसको भी इस चीज़ के ऊपर शक हो, मैं जो दिल्ली के अंदर गांधीनगर इलाका है, मेरा घर उसके पास में पड़ता था जहाँ बचपन मेरा बीता। नॉर्मली हम वहाँ पर जो लेबर क्लास होती थी, जो मतलब वहाँ पर कपड़े का बहुत ज़बरदस्त काम धाम है, तो वहाँ जो लेबर क्लास होती है वो जनरली आपको मुस्लिम मिलेगी, मेजॉरिटी मुस्लिम मिलेगी। तो हम बचपन में ही नॉर्मली देखते थे कि वो आपस में ही एक दूसरे को टीज करने के लिए या एक तरीके से अब्यूज करने के लिए, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने के लिए कई बार वर्ड यूज़ करते थे। अबे जा हिंदू, अबे जा काफिर, मुस्लिम इज सेइंग टू मुस्लिम टू अब्यूज हिम। ये जो बात थी ना, ये बचपन में तो हमें समझ में नहीं आई, लेकिन आज जो सिग्नल है वो यही नज़र आ रहा है कि दे यूज टू यूज़ दिस वर्ड एज काफिर। यहाँ जो दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने वाले रेफरेंसेस हिस्ट्री के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में मिलते हैं, अलग अलग जगह पर मिलते हैं, वो भी अपने आप में एक अलग ही लेवल दिखाई देता है। ठीक है, तो फंडामेंटल जो है उसमें कहीं ना कहीं दुनिया के हर उस इंसान को दुश्मन मान लेना बेसिक है जो आपसे एग्री नहीं कर रहा। यहीं से दूसरा रीज़न खड़ा होता है, और यही कारण है कि पहले तो इस्लाम के लिए, और जब आपके सामने भी इस्लाम को मानने वाला है तो दूसरा क्राइटेरिया शुरू हो जाता है कि वेदर ही इज़ फॉलोइंग द सेम स्टैंडर्ड्स और पाथ और वे वट एवर यू आर फॉलोइंग, कि आप सामने वाला भी क्या उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है जो आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो सच्चा मुसलमान है, वरना झूठा मुसलमान है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ईरान और तालिबान की लड़ाई में साफ नज़र आ रहा है, जिसमें तालिबान दावा कर रहा है क्योंकि हम सच्चे मुसलमान हैं इसलिए जीतेंगे, और ईरान झूठा मुसलमान है। ये सच्चा और झूठा असलियत में वो मानसिकता है जिसमें आप सामने वाले को, हर उस इंसान को जजमेंटल हो जाते हैं कि वो किस स्टैंडर्ड पर चेक किया जाए कि वो सही है या गलत है। यही एक रीज़न है कि एक पर्टिकुलर कॉमन पर्सन के लिए हर दूसरा इंसान जो उसके फोल्ड से बिलोंग नहीं कर रहा दुश्मन है। तो यहाँ वो जो हेटेडनेस है उसका सबसे बेसिक रीज़न मुझे ये समझ में आता है कि जब आप सामने वाले की एग्जिस्टेंस को ही नकार देते हैं। जैसे अगर बीइंग अ हिंदू मैं आइडल वर्शिपर हूँ, अब मैं आइडल वर्शिपर हूँ तो मैं कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाऊँ, मेरे से अगर कोई भी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम मिलेगा तो वो मुझे काफिर ही समझेगा। जैसे मैं श्रीनगर गया, श्रीनगर में वसीम नाम का एक बंदा मिला। अब वसीम वो एक लोन फैमिली से ही बिलोंग करता था, बंदा मिला। अब सोचकर देखिए वो मेरे विश करने के तरीके तक को नकार रहा है और खुद मेरे ऊपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है कि सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने अस्सलाम वालेकुम बोल दिया, वालेकुम अस्सलाम बोल दिया। अब जैसे वालेकुम अस्सलाम बोलता, एक बार 2-3 बार उसने बोला, मैंने कहा ठीक है। एक बार मैंने नमस्कार बोल दिया, साफ कहता सर हम नमस्कार नहीं कर सकते। तो मैंने भी उसके सामने, उसके ऑफिस में था, कोई बात नहीं, उसके 4 दोस्त सामने बैठे हुए थे, सारे मुस्लिम से, कोई बात नहीं, मैंने भी उसको साफ कह दिया सर मेरे से भी फिर आप वालेकुम अस्सलाम की उम्मीद ना करें क्योंकि ये तो एक टिट फॉर टैट है। तो सर सॉरी, उसके बाद गुड और गुड मॉर्निंग पे दोनों एग्री हो गए। ये जो कंसेप्ट है कि इग्नोरिंग या रिजेक्टिंग स्ट्रेट फॉरवर्डली, कि किसी को भी साफ तौर पर नकार दिया जाना, ये जो है ये किसी को भी हेटेडनेस की तरफ ही लेकर जाएगा। इससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप उनकी मान्यताओं को नकार रहे हैं या उनकी किसी भी चीज को नकार रहे हैं तो सामने वाला, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपकी वो रिस्पेक्ट करे जिसको आप चाहते हैं। तो सॉरी, ये हेटेडनेस का पहला स्टेप है नसरुद्दीन जी। सेकंड रीजन है इसी का नेक्स्ट ये है कि अब आपने पूरी दुनिया को इस्लाम के पाथ पर लेके आना है। इट मींस कन्वर्जन। अब कन्वर्जन के अंदर भी एक तो जन्नत जिसमें 72 हूरें इंतजार कर रही हैं, दूसरा जन्नत के साथ आप ये देखेंगे पार्ट ऑफ इस्लाम में कि आपको दुनिया में कम से कम एक इंसान को कन्वर्ट करना ही करना है।
अब उसमें बड़े बड़े कैंपेन्स भी हुए। उसमें कैंपेन्स को अगर आप मोहम्मद बिन कासिम को देखते हैं तो वो आके मुल्तान और सिंध के अंदर या तो जजिया लगाता है या फिर उन्हें मुसलमान बनाता है। सोच कर देखिए, या तो वो जजिया लगाएगा या सामने वाले को मुसलमान बना के जाएगा। यानी मुल्तान के अंदर जो करमाती मुस्लिम्स हैं वो सिंध के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कन्वर्ट किए गए पहले मुस्लिम्स हैं। ठीक है, जो इस इंडियन मेनलैंड में कन्वर्ट किए गए का मतलब एक बड़ा कल्ट जो था वो कन्वर्ट हुआ और सिंध के अंदर जजिया लगाया जाता है। अब सोचिए, जजिया वॉज अ टूल था ये कि आप सामने वाले को फोर्स कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि सामने वाला कन्वर्ट हो जाए आपके फोल्ड में। अब आप सामने वाले पे दबाव डाल रहे हैं कि वो आपके फोल्ड पे अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए या तो आप जजिया लगा रहे हैं या टैक्स दे रहे हैं। तानाजी मूवी के अंदर आप जो देख रहे हैं उसका लगभग 99% जो पार्ट है खासकर धर्म को लेके वो सीधा सीधा सही है। उसमें या तो जात दो या फिर जनेऊ दो या जात दो, इस तरीके का जो डायलॉग है वो बिल्कुल ठीक है। फोर्सफुल, चाहे आप फोर्सफुल कन्वर्जन कर रहे हैं, चाहे आप टेम्पल डेमोलिशन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो सब जायज माना गया है क्योंकि आप काफिर को कन्वर्ट कर रहे हैं इस्लाम में और उसमें लालच दिया गया है कि आप अगर एक को भी कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको जन्नत मिलेंगी और जन्नत में 72 हूरें आपका इंतजार कर रही हैं। जमीन पे रहेंगे तो भी आपको सम्मान मिलेगा क्योंकि जो आपने किया वो जिहाद था और जो आपने क्या नाम है जीत गए तो गाजी, अगर मर गए तो शहीद को जन्नत। तो एक जो लॉजिकली देखा जाए तो यहां पर कन्वर्जन, फोर्सफुल कन्वर्जन जो हुए उनकी वजह से कहीं ना कहीं एक डेमोग्राफिक चेंज के साथ साथ कहीं ना कहीं एक हेटेडनेस दूसरी कम्युनिटी में शुरू से रही क्योंकि उनके आपने मंदिर तोड़े हैं। मंदिर तोड़ने का आरोप है जो तोड़े गए हैं। मंदिर तोड़ने के साथ साथ फोर्सफुल कन्वर्जन का आरोप है, एट्रोसिटीज का आरोप है, लालच देके कन्वर्ट करने का आरोप है। इसका बेस्ट एग्जांपल है लालच देके कन्वर्ट करने का आरोप जो है उसका बेस्ट एग्जांपल है कि जो बंगाल को, मॉडर्न बंगाल जो मतलब मुगलों के टाइम पे बंगाल का गवर्नर बना था वो मुर्शिद कुली खान था। उसका रियल नेम शिव नारायण मिश्रा था। अब ये फोर्सफुल कन्वर्जन्स हुए। अब फोर्सफुल कन्वर्जन्स के बाद अगर आप देखें तो यहीं से रीजन नंबर 3 निकलता है। असल में क्या होता है कि चलो एक बार जो हो गया सो हो गया। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि अब इनके दिमाग में बिठा दी गई एक आम मुसलमान के दिमाग में। अच्छा, आम मुसलमान कभी भी फोर्सफुल कन्वर्जन को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करता, ये फैक्ट है। ओपनली अगर क्रिटिसाइज करें तो दिल को एक शांति मिले कि हाँ जो इतिहास में हुआ वो गलत था, अब हम सुधारते हैं। वो सुधारने वाली जो फीलिंग है वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो यहीं से रीजन नंबर 3 निकल के आता है। क्यों दिखाई नहीं दे रही है? रीजन नंबर 3 पे आता है कि जो हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेसर्स थे, सप्रेसर्स थे, जिन्होंने फोर्सफुल कन्वर्जन करवाया, उन सबको मुस्लिम कम्युनिटी हीरो मानती है। जैसे औरंगजेब, अब्दाली, गजनी, नादिर शाह, गौरी, इन सब को मैंने टीवी डिबेट में देखा कि मौलाना एक बैठे हुए थे, शायद जी न्यूज़ की कोई डिबेट थी, उसमें खुलकर कहते हैं, वो मौलाना खुल के कहता है कि तुम्हारे लिए वो आक्रांता होंगे, तुम्हारे लिए मारकाट मचाने वाले होंगे, हमारे लिए तो हमारे हीरो हैं, तो हम उनकी बुराई कैसे कर सकते हैं। दैट वॉज शॉकिंग। भाई इतिहास में अगर कुछ हुआ है तो सबसे पहले हम उसे किसी भी तरीके से कम इग्नोर करेंगे या उसको साइडलाइन करेंगे ताकि शांति बनाए रखी जा सके दोनों पक्षों के बीच में। साजिद रशीदी थे या कोई ऐसे मौलाना थे, रजा कुछ ऐसा ही नाम था शायद। अब सोच कर देखिए, मौलाना रजा हुए या पता नहीं कौन नाम था, वो ये कह रहे हैं तो हमारे हीरो हैं, तुम्हारे लिए आक्रांता होंगे। अच्छा, मजे की बात ये वही आक्रांता थे औरंगजेब जैसे या जो भी, जिन्होंने हमारे हिंदुओं, इनके पुरखों जो आज के दिन 95-99% मुसलमान हैं, उनके पुरखों को मार मार के फोर्सफुली या जजिया के डर से कन्वर्ट करवाया, फोर्सफुली या जजिया के डर से कन्वर्ट करवाया, और जिन इनके पुरखों की पिटाई करने वाले को ही आज हीरो मान लिया जा रहा है। चलो हीरो आप माने, हमें कोई मतलब, आप के पुरखों को आप इग्नोर कर दें कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप इस चीज को समझिए कि आपने किया क्या। आप एक हेटेडनेस फैला रहे हैं औरंगजेब जिंदाबाद कह के, जबकि औरंगजेब के ऊपर आरोप है। आरोप क्या है उसने किया कि सोचकर देखिए
कि हमारी जो मथुरा का मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि पर बनवाया गया मंदिर, वीर सिंह बुंदेला जी द्वारा बनवाया गया मंदिर जो था, उस मंदिर को तोड़कर उसकी सीढ़ियों, उस पर जो जामा मस्जिद बनाई गई उसकी सीढ़ियों पर कृष्ण जी की मूर्ति रखी, वो फोटो के पीसेस रखे गए, जैसा कि आजकल सुनने में आ रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो ज्ञान वापी मस्जिद है, उस ज्ञान वापी मस्जिद के पीछे की तरफ की दीवार जो है वो साफ नजर आ रही है कि वो हिंदू दीवार के ऊपर बनाया गया एक स्ट्रक्चर है। अब प्रॉब्लम यही है कि उसको हीरो मानना जिसने हिंदुओं के टेम्पल्स तोड़े, तो ये दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि आपको किसी से भी नफरत करने का पूरा अधिकार है, आपको किसी को धर्म परिवर्तन करवाने का पूरा अधिकार है, आपको किसी के ऊपर भी अत्याचार करने का पूरा अधिकार है, और सामने वाला आपसे नफरत भी या आपकी जो कारिस्तानियां हैं उनको दिखा भी नहीं सकता है। जो कश्मीर फाइल्स है, अब आप ये नहीं कह सकते कि वो झूठ है, क्योंकि उसमें साथ में अखबारों की प्रिंटिंग तक लगाई गई है कि उस टाइम के अखबारों की कटिंग्स जो थी वो क्या थी, उनके उस टाइम के अखबारों में जो खबरें थी वो खबरें साथ साथ दिखाई गई हैं कि ऐसा हुआ है कि एक महिला को लकड़ी काटने वाले आरे के ऊपर डालकर, उसके कपड़े फाड़कर आरे के ऊपर डालकर उसके बच्चे के सामने उसे काटा गया है। आप उसे नकार रहे हैं। जिनके घर वालों का, जिनका कन्वर्जन हुआ है, वो लड़कियां खुद आके कह रही हैं, आप उन्हें नकार रहे हैं। तो अगर यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो हुआ और जो हम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, तुम चू की आवाज नहीं करोगे। देखिए, अगर ऐसा है तो हेटेडनेस, पिटने वाला जो है ना स्प्रिंग को भी एक लिमिट तक दबाया जा सकता है, कभी ना कभी रिस्पॉन्ड करेगा, और वो समय है जब रिस्पॉन्ड हो रहा है। क्योंकि उम्मीद ये थी कि कोई एक आप में से उठ के खड़ा हो और कम्युनिटी के अंदर खड़ा होकर ये कहे कि भाई जो पीछे हुआ उसके लिए चलो हो गया, अब हम अपने बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं उसमें आपकी नफरती जो पार्ट है उसे हटा देते हैं और हम भाई भाई की तरह रहेंगे। आज तक ये सुनने में कभी नहीं आया, बल्कि जिन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार किए उनका सम्मान किया गया। नतीजा उसका यह है कि अब एक कम्युनिटी में गुस्सा आ चुका है। बीजेपी का आने से यह गुस्सा नहीं आया, अंदर गुस्सा था, बीजेपी उसका रिफ्लेक्शन है। आप इसे समझिए। नहीं समझ पा रहे तो अगर आप खुद सोचकर देखिए, मुस्लिम, और कौन ऐसा दावा कर सकता है कि मुस्लिम्स यूज टू वोट फॉर बीजेपी? भाई जहां सोचकर देखिए, सेंट्रल मिनिस्टर बंदा है और उस सेंट्रल मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 5 वोट पड़ रहे हैं बीजेपी को, जहां वो खुद है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस मोहल्ले में, उस पोल में 5 वोट पड़े और बीजेपी ने फ्रस्ट्रेशन में वो हटा दिया। क्योंकि हेटेडनेस का मतलब भी समझिए ना कि आपके यहां पर मंत्री जो 20 साल से, आप उस पर भरोसा हटा देते हैं और हम भाई भाई की तरह रहेंगे। आज तक यह सुनने में कभी नहीं आया, बल्कि जिन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार किए उनका सम्मान किया गया। नतीजा उसका यह है कि अब एक कम्युनिटी में गुस्सा आ चुका है। बीजेपी का आने से यह गुस्सा नहीं आया, अंदर गुस्सा था, बीजेपी उसका रिफ्लेक्शन है। आप इसे समझिए। नहीं समझ पा रहे तो अगर आप खुद सोचकर देखिए, मुस्लिम, और कौन ऐसा दावा कर सकता है कि मुस्लिम्स यूज टू वोट फॉर बीजेपी? भाई जहां सोचकर देखिए, सेंट्रल मिनिस्टर बंदा है और उस सेंट्रल मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 5 वोट पड़ रहे हैं बीजेपी को, जहां वो खुद है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस मोहल्ले में, उस पोल में 5 वोट पड़े और बीजेपी ने फ्रस्ट्रेशन में वो हटा दिया। क्योंकि हेटेडनेस का मतलब भी समझिए ना कि आपके यहां पर मंत्री जो 20 साल से, आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। अगर मुस्लिम बीजेपी को रोकने के लिए वोट दे पा रहा है, और यानी एक माइंडसेट है बीजेपी हेटेडनेस का, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ भी एक हेटेडनेस वाला माइंडसेट नेचुरली डेवलप होता जा रहा है। अब इसके बाद तीसरा, जब यहां था तो ये तो एक बेसिक पार्ट जो शुरू से हो गए। अब उसका अगला पार्ट क्या है? पार्टिसिपेशन इन नेशनल मूवमेंट। रीजन 4, नेशनल मूवमेंट में अगर पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो मुस्लिम लीग ने कभी भी, या किसी भी बड़ी मुस्लिम पार्टी ने, जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया हो, मुझे ऐसा याद नहीं आता।
याद आता है 1907 में एक इदरार मूवमेंट चला था, उसे बहुत फोर्सफुली क्रश कर दिया गया था और उसके बाद ऐसा कोई भी मूवमेंट मुस्लिम्स का नहीं था। क्योंकि मुस्लिम इस नेशनल मूवमेंट में क्यों नहीं जुड़े, बताइए, सोचिए, मुस्लिम्स इस नेशनल मूवमेंट में क्यों नहीं जुड़े? मुस्लिम्स इस नेशनल मूवमेंट में इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि वहां हिंदू हेटेडनेस दिमाग में पहले से या तो मौजूद थी या भर दी गई थी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सर सैयद अहमद खान है, जिन्हें ये अपना आइडियोलॉजिकल फादर मानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो फाउंडर थे और आज भी उनकी फोटो वहां लगी हुई है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी वो विचारधारा मौजूद है। उसकी काउंटर आइडियोलॉजी अगर जरा सी भी विकसित होती है तो उसे होने नहीं दिया जाता। इसीलिए अलीगढ़ के अंदर एएमयू के पैरेलली जो क्या नाम है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी इसलिए खड़ी की जा रही है क्योंकि वो जो काउंटर आइडियोलॉजी कहीं तो डेवलप हो। वो काउंटर आइडियोलॉजी डेवलप करने के ऑब्जेक्टिव से ही वहां पर दूसरी यूनिवर्सिटी को खड़ा किया जा रहा है। सोचकर देखिए, जो सर सैयद अहमद खान थे, जब कांग्रेस बनी 1885 में, तो सर सैयद अहमद खान मुस्लिम्स को साफ कहते हैं कि भाई मुसलमानों, कांग्रेस में शामिल ना हो, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कर रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की साफ बात यह होती है कि भैया इस व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेजॉरिटी रूल हो जाता है और मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक जो हैं वो हिंदू हैं और हिंदुओं के राज में मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं है। ब्रिटिशों के राज में ही मुसलमानों के हित सुरक्षित हैं। इसलिए कुछ भी करके आप कांग्रेस में शामिल ना हो और कांग्रेस ब्रिटेन की सरकार को समर्थन दे। यही वो आइडियोलॉजी थी जिसे नॉर्मली रूट ऑफ टू नेशन थ्योरी कहेंगे। ये टू नेशन थ्योरी का पॉलिटिकल जो फॉर्म है वो सर सैयद अहमद खान से शुरू होता है। सावरकर तो बहुत बाद के हैं, बहुत बाद के। सोचकर देखिए, आप नेशनल मूवमेंट में इसलिए शामिल नहीं हो रहे क्योंकि हिंदू रूल आ जाएगा, यानी हिंदू हेटेडनेस वहां भी तो है यार। अच्छा, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट एक चालू हुआ। खिलाफत मूवमेंट 99% लोग हमारे हिंदुस्तान के नहीं जानते कि खिलाफत मूवमेंट भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट का हिस्सा नहीं था। उसे बनाया गया था गांधी जी ने एफर्ट करके, वरना उसका बेसिक कॉज यानी मेन कॉज था टर्की के खलीफा को उसकी गद्दी वापस दिलाना। टर्की के खलीफा को उसकी गद्दी वापस दिलाना मेन कॉज था और कोई रीजन नहीं था, कोई कॉज नहीं था। सोच कर देख सकते हैं आप दोस्तों, कोई रीजन ही नहीं था यार कि आपको गद्दी दिलानी है, इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करना है ना। और जैसे ही वो कॉज खत्म हुआ, मुस्लिम्स चुपचाप दोबारा से कांग्रेस वगैरह का साथ छोड़ छाड़ के बाहर निकल लिए। और मजे की बात, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये आप लोगों की गलत फहमी है। प्रॉब्लम यह है कि उन लोगों को मुस्लिम्स ने कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया। जिन लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया उनको कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया। चाहे आप बख्त खान को देखें, चाहे आप क्या नाम है अशफाकुल्ला खान को देखें, चाहे जनरल शाहनवाज को देखें जो आज़ाद हिंद फौज के अंदर थे, चाहे इमाम अली को देखें जिन्होंने क्या नाम है पूरा का पूरा दरसाना साल्ट रिफाइनरी के अंदर के मैटर के अंदर पूरे मूवमेंट को लीड किया था। अरुणा आसफ अली हो गई, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए या अब्बास तैयब जी हो गए। बाद वाले भी अगर आप देख लोगे तो अब्दुल हमीद हो गए, चाहे आप क्या नाम है एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। क्या आपने कभी भी किसी मुस्लिम स्कॉलर को या लीडर को बड़े जलसा बुला के इनको सेलिब्रेट करते हुए देखा? एक को भी, किसी एक को भी सेलिब्रेट करते हुए देखा है? कभी किसी एक को भी? औरंगजेब, मतलब सभी औरंगजेब को अपना आइडियोलॉजिकल फादर मानते हैं, दारा शिकोह के बारे में बात करते हुए देखा है? इवन अकबर के बारे में बात नहीं करते, इवन अकबर के बारे में बात नहीं करते, अब्दुल रहीम खाना के बारे में बात नहीं करते। वो सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए और उन्हें वो हीरो मानते हैं। अब समस्या ये है, ये हेटेडनेस, हिंदू हेटेडनेस जो मुस्लिम्स के दिमाग में पनपाई गई है, ये मौलानाओं के द्वारा, ये उसका रिएक्शन है।
यही रीजन था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और रीजन नंबर 5, पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया के मामले में जिन्ना की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्राइमरीली ब्रिटिश गवर्नमेंट जिम्मेदार थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हथियार जो थे वो जिन्ना थे। और जिन्ना की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि जिन्ना जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए, क्योंकि ऐसी ही बेट्स, ऐसा ही लालच बी आर अम्बेडकर को भी दिया था। उन्होंने तो साफ मना कर दिया, उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि भैया मुझे भी अलग से देश चाहिए। वो जानते थे कि हमारे राइट्स यानी अधिकारों की लड़ाई है, हम अधिकारों के हिसाब से लड़ेंगे। वो जानते थे हमारी आइडियोलॉजिकल वॉर है, हम आइडिया के हिसाब से लड़ेंगे। पार्टीशन वॉज नॉट द सॉल्यूशन फॉर बी आर अम्बेडकर। वही सिचुएशन जिन्ना के साथ भी है। जिन्ना के लिए भी पार्टीशन जो ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चुना। और अगर वो चुना तो कम से कम हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान खुलकर जिन्ना को सपोर्ट तो करे। लेकिन जैसे ही एएमयू के अंदर जिन्ना की फोटो का मामला आता है, भाई साहब कुत्तों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि मरने मारने को तैयार हो गए एएमयू वाले कि जिन्ना की फोटो नहीं हटेगी चाहे कुछ हो जाए। जिन्ना की फोटो नहीं हटेगी चाहे कुछ हो जाए। अब आप मुझे सोच कर देखिए, जिन्ना की फोटो नहीं हटेगी यानी आपने एक देश का बंटवारा करवा दिया, उसको आप विलन मानने को तैयार नहीं है। आज भी उसकी फोटो अपना बाप मान के अपनी दीवार पे लगा रहे हो और कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक था। यानी इसका मतलब आपके पुरखे गलत थे जो यहां रह गए, और अब आप वैसा बिहेव करेंगे ताकि अकबरुद्दीन ओवैसी, जो ओवैसी का छोटा भाई है, छोटा ओवैसी है, वो ये कह रहा है इस बार जाएंगे तो ताजमहल और लाल किला लेके जाएंगे। तो भाई तू क्या हैदराबाद खाली करेगा ये भी पूछ लो। ये जलसे के अंदर दावा किया गया है भाई, और किसी ने उसे क्रिटिसाइज नहीं किया। कौन सा फतवा या कुछ तो जारी हुआ हो, कोई ओपन डिबेट या डिस्कशन के अंदर क्रिटिसाइज किया हो और उसको जात बाहर किया हो। उन्हें तो हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और फिर उम्मीद की जा रही है कि नफरत हो रही है। नफरत करने का भी ऑप्शन नहीं बचता क्या फिर? अब उसके बाद आ जाएं रीजन नंबर 6। रीजन नंबर 6 में क्या कि दोज हु एक्सेप्टेड इंडिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि रीजन नंबर 6 को आप बेसिक इस फॉर्म में देखें कि क्लेमिंग सेक्युलरिज्म प्रैक्टिसिंग इस्लाम एंड एक्टिंग फॉर गजवाए हिंद। ये बिहेवियर आपका मतलब जनरली इंडिया में मुस्लिम्स का नॉर्मली दिखाई दे रहा है। उसी की वजह से एक एग्रेशन, हेटेडनेस साफ तौर पर नजर आ रही है, गुस्सा नजर आ रहा है। कैसे? देखिए, सेक्युलरिज्म की सबसे पहली बात क्या है कि सेक्युलरिज्म जो है ट्रू सेंस में स्टेट सेक्युलर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन स्टेट ने राइट्स भी तो सबको दे रखे हैं। रिलीजियस राइट्स सबके हैं। अब रिलीजियस राइट्स सबके हैं तो प्रैक्टिस आप इस्लाम कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब जो राइट्स 25, 26, 27, 28 आर्टिकल्स जो हैं वो 29, 30 आर्टिकल्स जो हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मानेंगे। सेक्युलरिज्म का बिहेव जो स्टेट का होना चाहिए वो उम्मीद करेंगे एक आम हिंदू भी, क्योंकि स्टेट सेक्युलर हो सकता है, एक आम आदमी एथीस्ट तो हो सकता है, सेक्युलर नहीं हो सकता। दोबारा समझिए, सेक्युलरिज्म इज द बिहेवियर ऑफ स्टेट, नॉट द बिहेवियर ऑफ अ कॉमन मैन। कॉमन मैन एथीस्ट हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, सेक्युलर नहीं हो सकता। तो समस्या यही है कि खुद प्रैक्टिस करना है इस्लाम, एनफोर्स करना है हिंदुइज्म पे कि आप सेक्युलर बनो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करो, लेकिन हम कुरान और शरिया की बात करेंगे। अब ये जो क्या नाम है, शोएब जमेई जैसे लोग, जैसे एक लड़की जो है वो खुल के चैलेंज करती है कि शोएब जमेई जो है वो शोर मचा रहा है सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म, और वो लड़की कहती है ठीक है अगर सेक्युलरिज्म है और मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी जा सकती है, हम स्वीकार करते हैं, आप जा नमाज के ऊपर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के दिखा दो तो हम भी मान जाएं सेक्युलरिज्म क्या है। कारण यह है क्योंकि सेक्युलरिज्म स्टेट का नेचर हो सकता है, पर्सन का नेचर नहीं हो सकता। पर्सन न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑल रिलीजन हो सकता है, वो इक्वालिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन की बात कर सकता है, वो बिहेव कर सकता है,
लेकिन अगर आपको लगे कि वो एथीस्ट भी हो सकता है, वो अपने रिलीजन को मानने के बाद सबको बराबर मानने वाला हो सकता है, लेकिन एथीस्ट होना भी, नास्तिकता भी अपने आप में एक आस्तिकता है कि मैं इसे विश्वास नहीं करता, वो स्टेट हो सकता है सेक्युलरिज्म। तो प्रॉब्लम क्या है? खुद मानना है कुरान और शरिया, डिमांड करेंगे कुरान और शरिया की, प्रैक्टिस करना है इस्लाम, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव क्या है? गजवाए हिंद। जो ये लव जिहाद, ये जिहाद, ये सब क्या नाम है, गजवाए हिंद का ही एक बेसिक पार्ट है जो आपको सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये चीज मैं केरला फाइल पर विश्वास करना, कभी नहीं करने का विश्वास करता, लेकिन जब मैं पहले भी बता चुका हूं केरला फाइल के ऊपर एक वीडियो बनाते हुए कि भाई मैं जो आप आज केरला फाइल में देख चुके हैं, मेरे इलाके में सिलमपुर, अजीत नगर वगैरह जैसे इलाके पढ़ते थे, तो हम वहां से भी बच्चे ट्यूशन्स पढ़ने आते थे। तो 11वीं क्लास के अंदर मैं केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ने जाता था, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की। तो वहां पर आप यकीन मानिए 9th-10th के अंदर भी जब हम ट्यूशन पढ़ते थे, 11th-12th में, उसमें कोचिंग सेंटर थोड़े से कम थे, जाना माना कोचिंग सेंटर के अंदर ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में 4 लड़कियां हैं, 4 में से 2 मुस्लिम्स हैं, 2 मुस्लिम लड़कियां एक लड़की को घेर के बैठी हुई हैं और उसको बुर्का पहनना सिखा रही है। मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि मेरी एक कजन के साथ ऐसा हुआ 2011, 12, 13 के अंदर। मैंने तीसरा एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन अब बता रहा हूं, मैं जहां पढ़ा रहा हूं वहां पर भी एक लड़की के साथ हो रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि स्टेट के पास सबूत नहीं है, वो मानेगी नहीं। घर वालों को बताएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बैकफायर करेगी मामला। तो ये तो चीजें चल रही हैं और हमारी आंखों के सामने हो रहा है, क्योंकि मेरी अपनी एक प्रोफेशनली एथिक्स है, उनके बाहर प्रोफेशनल एथिक्स और रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो पा रहा है। तो ये कहना कि ये प्रोपेगेंडा है तो माफ कीजिए, और प्रोपेगेंडा तो हमारी आंखों के सामने मैं 3 एग्जांपल दे चुका हूं, एक अभी भी करंट में है। तो ये कहना कि यार आप नफरत भी नहीं कर सकते, तो कम से कम आप सुधारे तो नफरत खत्म हो जाए। रिएक्शन आ रहा है, उस गलती को मानकर, और चलो ठीक है, इंडिया में समस्या है कि नफरत या सेक्युलरिज्म या इस तरीके का हेटेडनेस। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है कैलिफेट, उसका क्या? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, इन जैसे देश जो अपने आप में सेक्युलरिज्म के मतलब जिसे कहते हैं पुरोधा हैं, उनको अगर उठाकर देखा जाए तो क्या वहां पर आपको यह दिखाई नहीं दे रहा कि इन स्टेट्स के अंदर भी, इन देशों के अंदर भी कहीं ना कहीं एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं? फ्रांस के अंदर सैमुअल पैटी की हत्या जो है वो याद है या नहीं है? जो सड़क के ऊपर टीचर की गर्दन उतारी जाती है अल्लाहू अकबर कहते हुए, बाहर आके तो लेकिन क्या मस्जिदों में प्रीचिंग की गई कि ऐसा नहीं करना है, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। और प्रीचिंग क्यों की गई? बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स तो आपको सिखाने पड़ेंगे ना। क्या है तबलीगी जमात वगैरह, वो यही तो सिखा रहा होता है, कट्टरवाद। अब आगे, अब रीजन नंबर 7, रिजॉल्विंग इश्यूज। देखिए, हिंदू मुस्लिम्स में डिस्प्यूट क्रिएट हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम देखिए क्या होता है कि एक पोस्चरिंग होती है कि सर हमें अब मामले को सुलटाना है। तो मामला सुलटाना कैसे है? मामला सुलटाना इस तरीके से, यह बहस तो बहुत पुरानी है, यह मामला कैसे सुलटाया जाए, वो सुलटाने के लिए कई बार क्या होता है, आपको भी सामने वाले का थोड़ा सम्मान करना होता है। तो असली में हिंदूज के साथ जब आप इश्यूज को रिजॉल्व करते हो तो वो सम्मान दिखाई नहीं देता। जैसे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन जो है वो है काशी विश्वनाथ का, और उसके बाद मथुरा और अयोध्या। आप सोचकर देखिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी होते हुए भाई 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 का प्यार है ना, तो भाई कह रहा है, एक भाई कह रहा है दूसरे भाई से कि भाई हमारी प्रॉपर्टी का जो बंटवारा है वो ठीक ढंग से नहीं हुआ है, जो तूने यहां पर भैंस बांध रखी है, या यहां पर तूने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, या ये तेरे घर का हिस्सा है, या यहां पर तूने कुछ भी बना रखा है, ये असल में मेरा बहुत आराध्य वाला काम है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, भाई ये मेरे को दे दे, हिस्सा मेरा है इसमें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और छोटा भाई कहता, भाई देख, रहना तो तूने प्यार से है, दूंगा नहीं, बड़प्पन तू दिखाएगा, मैं नहीं दिखाऊंगा।
देखिए, बड़प्पन दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। बड़प्पन तू दिखाएगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, इसका मतलब यह है कि आप हिंदुओं से तो सेक्युलरिज्म की उम्मीद कीजिए, लेकिन जब हिंदू एक्सपेक्ट करे कि भाई आप भी थोड़ा बड़प्पन दिखाओ, जिस तरीके से आपके लिए काशी, आपके लिए मक्का और मदीना है, अल अक्सा है, वैसे हमारे लिए 3 स्थान है, 3 स्थान दे दो। जहां तक मुझे पता है 1980 से विश्व हिंदू परिषद की यही डिमांड है कि ये 3 स्थान है, बस ये 3 स्थान हमें दे दो, बाकी हम किसी पर भी आवाज नहीं उठाएंगे। लेकिन इन तीनों स्थानों में से एक भी स्थान बिना मुकदमेबाजी के नहीं दिया गया, बल्कि अपने आराध्य को सबूत के साथ पेश किया गया कि भाई वह यहां ये मौजूद थे, इन्होंने ऐसा कुछ किया। और तब जाके मुकदमेबाजी के बाद अगर कोई चीज मिले तो प्यार की उम्मीद ना की जाए, क्योंकि त्याग से उम्मीद, त्याग से तो कई बार प्यार बढ़ता है, वार से प्यार नहीं बढ़ता। यहां पर लड़के लिया गया। और शिवलिंग, बड़ा दुख लगा जब शिवलिंग के ऊपर एक तालाब सा बना दिया गया और उसमें कुल्ला कर रहे हैं और पैर धो रहे हैं। आप खुद सोचकर देखो यार, आपने शिवलिंग के चारों तरफ पाइप वगैरह लगा रखे हैं कुल्ला करने के लिए, यानी मुंह करके वो पाइप पानी आ रहा हो उसमें वहां थूक दो और पैर धो और हाथ धो और उसके बाद आ जाओ, यानी अपना सारा मैल शिवलिंग के ऊपर, जिसे आप फव्वारा कह रहे हैं, हमारी आस्था है। और आज वो अगर शिवलिंग प्रूव हो जाता है आर्कियोलॉजी से लेकर हर जगह पे, तो क्या उस अपमान की माफी मांगी जाएगी कि हमने उस पर कुल्ला किया, उस पर थूका, पैर धोए, माफ कर दीजिए? क्या कोई माफी मांगेगा? आई कैन गारंटी नहीं मांगेगा। तो उम्मीद कैसे की जाए कि हेटेडनेस ना हो, हेटेडनेस ना हो, कम से कम वो दंगे की फॉर्म में कम और एक पार्टी को जिता के ज्यादा दिखाई दे रही है। उससे आगे इंसल्टिंग हिंदू सेंटिमेंट्स। इंसल्टिंग हिंदू सेंटिमेंट्स के अंदर क्या है? 8वां रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इंसल्टिंग हिंदू सेंटिमेंट्स का मतलब ये, अकबरुद्दीन ओवैसी आप देख लीजिए, वो अभी एक मैंने आपको मौलाना बताया, वो रजा क्या नाम था वो। अब हिंदू सेंटिमेंट्स को, जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी साफ कह रहे हैं सीता माता के बारे में जो टिप्पणी थी कि कहां कहां गई थी, कैसे कैसे गई थी, राम का जन्म का पता नहीं, वगैरह वगैरह, तो सोचकर देखो ये क्या सेंटिमेंट्स है यार, ये मतलब ये क्या मतलब कमेंट है। और उसके बाद ओवैसी बेशर्मों की तरह क्या कह रहा है कि मेरे भाई का मामला कोर्ट में है, मेरे भाई का मामला कोर्ट में है। अब जुबैर खान जो है वो क्या करता है कि नुपुर शर्मा की क्लिप तो दिखा देता है, लेकिन क्या उसने तस्लीम रहमानी के बारे में बताया कि उसने क्या किया? आज वो तस्लीम रहमानी खुला घूम रहा है, खुला घूम रहा है। अगर तस्लीम रहमानी की गर्दन कट जाती है तो इस सेक्युलरिज्म का खतरे में आ जाएगा। नुपुर शर्मा वाजिबुल कत्ल है। ये जो दोगलापन है ना, ये नफरत पैदा कर रहा है। और मॉब लिंचिंग ऑफ हिंदूज, मॉब लिंचिंग बाय हिंदूज अगर इशू है ना, तो मॉब लिंचिंग ऑफ एनी हिंदू भी इशू होना चाहिए। दोगली बात नहीं चलेगी। मॉब लिंचिंग बाय हिंदू गलत है, तो मॉब लिंचिंग ऑफ हिंदू भी गलत है। तो जो मॉब लिंचिंग ऑफ हिंदू है उसको भी आप थोड़ा समझें कि भाई असल में उसको भी ओपनली क्रिटिसाइज किया जाए, उसको जस्टिफाई ना किया जाए। यस, जस्टिफाई ना किया जाए। और अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को लेकर घूम रहा है और आपको बुरा लगता है, तो आप उसको जस्टिफाई, उसके अगेंस्ट उन लड़कों को भी समझाएं कि हाथ पर कलावा बांध के, नाम बदल के, आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करें। अगर आपको ज्यादा पसंद है, अपना नाम सीने पे ठोक के बताएं, आई एम मुस्लिम और मैं आपसे इस तरीके से मतलब इंटरेस्टेड हूं, बातचीत करना चाहता हूं या दोस्त बनाना चाहता हूं। नाम बता के दोस्त बनाने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। बिना नाम बताए, नाम बदल के, सोनू मोनू टोनू पोनू पता नहीं क्या क्या रख के, और उसके बाद किसी को फंसा के बाद में कन्वर्ट करवाना और किडनी से लेकर लीवर से लेकर पता नहीं क्या क्या बेच देना। क्या नाम है, ओमान के अंदर उनको स्लेव्स बना देना। अभी 2-4 दिन पहले मामला आया है। ये जो पार्ट है ये बड़ा खतरनाक है और ये हेटेडनेस को बढ़ा रहा है। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि एक पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है हेटेडनेस की। नसरुद्दीन शाह
दूसरे पक्ष की भी है। आपने कभी भी अपने मुस्लिम भाइयों को समझाया कि आप भी ऐसा ना करो? चाहे नासिरुद्दीन शाह हैं, चाहे जावेद अख्तर हैं, चाहे वो क्या नाम है वो क्या बहुत सारे दूसरे एक्टर्स हैं, इनमें से किसी ने नहीं। इरफान खान था, वो साफ कहता था कि भैया मेरे को बकरा काटना नहीं है, मैं नहीं काटता। ये जो बात है ना, ओपनली कहने की हिम्मत, ये होनी चाहिए। कितनों ने कही, शाहरुख खान है, उम्मीद करता है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उसका। आमिर खान है, पीके मूवी बनाई, हमने स्वागत किया। आप हिंदुओं के ऊपर सत्यमेव जयते बनाते हैं, स्वागत करते हैं, एक बार बकरे काटने भी बना दो भाई, क्योंकि अगर बलि देना बुरा है तो बकरा काटना भी बुरा है। अगर पर्दा प्रथा बुरी है, सती प्रथा बुरी है, तो बुरका भी तो वैसा ही कुछ है। पर्दे और बुरके में फर्क क्या है? वही है एग्जैक्टली। अगर सती प्रथा बुरी है तो हलाला के ऊपर भी 4 वीडियोस बनाओ। एक पक्ष को चुपचाप छिपा जाना और दूसरे पक्ष की ही बातें बनाना कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाता है, क्योंकि जब कंपैरेटिव स्टडी होती है तो एक आदमी न्यूट्रल तब कहलाएगा जो सब में कमियां ढूंढे, यूं नहीं कि अपने वाले को छिपा जाए और दूसरे वाले को बताता चला जाए। आगे दूसरा एक रीजन 9th भी है, जो हिंदुओं के दिल में कटार की तरह चुभा हुआ है। मुस्लिम्स अक्सर क्लेम करते हैं कि आपने जो है बाबरी डेमोलिशन किया। कभी आपने सोचा कि बाबरी डेमोलिशन क्यों हुआ होगा? चलो ठीक है, लड़ाई अपनी जगह थी। एक तरफ कश्मीर से हिंदुओं का पलायन होता है, और जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन होता है तो किसी उलेमा काजी के नोट्स वगैरह, मतलब कोई तो एक स्टेटमेंट आया हो, कोई किताब आई हो जो उसने लिखी हो कि ये सब गलत हुआ और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और कश्मीर का जब एग्जोडस होता है तो उसी टाइम पर अजमेर के अंदर एलीट क्लास की हिंदुओं का रेप चल रहा होता है, फोटोएं खींची जा रही होती हैं। यही वो अजमेर शरीफ वाले चिश्ती हैं जो आज भी वहां की पॉलिटिक्स के ऊपर दबदबा बनाए बैठे हुए हैं। और उन्हीं में से एक चिश्ती खड़ा होकर कहता है, वो सरवर चिश्ती क्या नाम था उसका, वो खड़ा होकर कहता है कि भाई मैं अपना घर दे दूंगा, तू वो लेके आ, सर लेके आओ नूपुर शर्मा का और पता नहीं किसका। उसके बाद वो हिंदुओं के दुकानों का बाइकआउट करने का वो मतलब आदेश भी दे देता है। आप खुद सोचकर देखिए, एग्जोडस ऑफ भाई अजमेर सेक्स स्कैंडल भी तो 92 के अंदर ही आया है। और एलीट क्लास का हिंदू के अगेंस्ट अगर कुछ करना होता है ना दोस्तों, तो किसी भी कम्युनिटी की एलीट क्लास को अगर आप खत्म कर देते हैं ना, तो ग्राउंड लेवल की जो कम्युनिटी है वो डिमोरलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिमोरलाइज्ड हो जाती है। यहां ये है, एलीट क्लास की कम्युनिटी को खत्म कर रहे हो तो जो लोअर क्लास है वो डिमोरलाइज हो, क्योंकि उसको उम्मीद बनाने के लिए वहां 2-4 बैठे होते हैं। उनकी घर की बहू बेटियों का अगर इज्जत तार तार कर दी गई है तो गरीब आदमी का क्या हाल होगा, ये सोचकर देखिए। उसको किसी ने क्रिटिसाइज किया क्या? आज अगर रो रहे हैं, 26 साल मेन कल्प्रेट बचा रहा था, 26 साल। सोचकर देखिए, शर्म करो। 26 साल अगर एक मेन कल्प्रेट बचा रहा है और आज भी आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमें बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई, 26 साल किसी को छिपा के रखना भी गलत है। और ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हारा ही शम्स ताहिर खान के वीडियो में जाकर देख लो, उसकी पूरे रिकॉर्ड्स हैं। वो जो पूरा तारीख है या कौन सा वीडियो चलाता है, उसमें पूरा रिकॉर्ड है। वो बाकायदा वीडियो बना के बता रहे हैं कि 26 साल बाद पकड़ा गया बंदा। अब आप अंदाज़ा लगाइए, लगभग 800, 900 या 1000 लड़कियों का रेप, 1000 लड़कियों के रेप, शादीशुदा महिलाओं का, लड़कियों का, 9वीं क्लास की लड़कियों का रेप, वीडियो बना लेना, फोटो खींच और फोटो स्टेट की दुकान पे बिकवाना। हेटेडनेस के पीछे के बहुत सारे रीजंस होते हैं और वो एक दिन का नहीं होता, वो अलग अलग लेवल से निकल के आता है। वो यहां है। आगे अगला रीजन नंबर 10 है, हमेशा पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। जिस भी पार्टी ने करी, बल्क में वोट उसको गया। मुलायम सिंह यादव 85 कार सेवक मरवा दिए, ठीक है, कार सेवा करने गए थे, मरवा दिए। उसके बाद मरवाने के बाद मरवा दिए, ठीक है, सरकार का काम उसे जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या इलेक्शन से पहले कैंपेन के अंदर बोलना कि याद है ना मैंने रक्षा की थी, मेरा ध्यान रखना। लालू प्रसाद यादव, मुस्लिम M5 वोट बैंक। और उसके बाद
कांग्रेस कर्नाटका बेस्ट एग्जांपल ऑफ अपीजमेंट। अगर वो ठीक हैं तो बल्क में हिंदू का वोट देना कौन सा गलत है? बस पहले यह था कि अभी तक मुस्लिम बल्क में वोट देता था, अब दोनों पक्ष बल्क में वोट दे रहे हैं। पहले हिंदू बटे हुए फॉर्म में वोट देता था, जाति से लेकर दूसरी फॉर्म में। अब हिंदू सब जगह से तरीके से वोट दे रहा है। उसे उससे मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, उसे इतना उससे मतलब है कि बीजेपी को वोट देना है। क्यों देना है? क्योंकि एंटी क्या नाम है, कम से कम एक फीलिंग वाली अच्छी आती है, एंटी की तो बाद की बात है। और यही कारण है बीजेपी रूल के आने के बाद ही ऐसी फिल्में बन पा रही हैं। कांग्रेस रूल में 84 के दंगों पे कोई फिल्म बनी? कांग्रेस रूल में तो सिर्फ चीजों को दबाने की आदत रहती है। 2014 तक ये माहौल नहीं था, मैं जानता हूं क्यों नहीं था। हर चीज को दबाए रखो, हर चीज को दबाए रखो, कभी ना कभी तो बैकफायर करेगा यार। लोग कहते हैं मोदी जो है वो हिंदुओं को भड़का रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स भड़क रहे हैं, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स सिविल वॉर। ये सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज के ऊपर किसी की आवाज नहीं उठ रही। फर्स्ट स्टेज के ऊपर कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता कि फर्स्ट अब मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स क्यों शुरू की गई हिंदुस्तान के आजादी के बाद भी, क्यों स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। और वो स्पेशल ट्रीटमेंट की आदत जो थी वो बढ़ते बढ़ते इस लेवल पर पहुंची कि स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट ठीक है, लेकिन हिंदू सप्रेशन की फॉर्म में जब दिखा तो खराब था। जो आपका वक्फ बोर्ड है उसका जो लॉ है वो यही है। 2013 के अंदर तो जो सोनिया गांधी कानून लेके आने वाली थी कि अगर कहीं भी दंगा होगा तो जो दंगाई है वो हिंदू ही होगा। ये क्या बकवास थी बे? मतलब अगर कहीं भी दंगा होगा तो दंगाई हिंदू होगा। आर यू ओके? आर यू ओके? भगवा आतंकवाद के कंसेप्ट कौन लेके आया था? अगर भगवा आतंकवाद ठीक था तो आतंकवाद का एक दूसरा धर्म भी ठीक है। और ये हम नहीं कह रहे, आजकल इंटरनेशनल लेवल पर कहा जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर कहा जा रहा है। और कौन इन्हें क्रिटिसाइज करता है ये बता दो। बहुत सफाई के साथ शाहरुख खान जैसा भी खड़ा होकर कहता है जिहाद जो है इसे लोगों ने समझा नहीं है, ये हमारा पर्सनल मैटर है। अरे भाई साहब, जिहाद दो पार्ट्स में है। वन इज पर्सनल मैटर जो आप टीवी पे आके बोलते हैं, अदर इज पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का एक टूल जो चुपचाप बहुत ही जोशीले नौजवान जो होते हैं उनको समझाया जाता है कि ऐसे कर फटाफट, वेरी गुड। इसे समझिए, दोनों में दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला दौर हमें अब प्रॉब्लम क्या है, अभी तक क्या था, ये बहुत ढके छुपे लेवल पर चल रहा था। अब आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर क्या है, पहले अखबार या टीवी पे जो खबर चलती थी उसकी गर्दन जो है वो सरकार दबाए रखती थी। सोशल मीडिया की गर्दन दबाने की सरकार की हिम्मत नहीं है। और दूसरी जो सरकार आई है वो तो इनके बारे में कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, करती। नतीजा उसका ये है कि कहीं ना कहीं यूरोप में क्या हो रहा है वो अब हमारे को आराम से पता लग रहा है कि भैया फ्रांस में सैमुअल पैटी की गर्दन काट दी गई, वो हमें पता लगा। लेकिन अगर यही 20 साल पहले हो चुका होता तो फ्रांस में सैमुअल पैटी की गर्दन बिल्कुल छुरे से उखाड़ के फेंक देना, यह खबर हमें कभी पता नहीं लगती। फ्रांस का मामला फ्रांस में दब जाता, भारत का मामला भारत में दब जाता है, और अंदर खाते ग्राउंड लेवल पर मामला चलता रहता। अब बढ़ चुका है और पूरी दुनिया के अंदर सिनारियो को चेक किया जा रहा है। जो ये वर्ड आ रहा है ना कि एजुकेटेड पीपल और ऑल्सो अंडर दिस सिनारियो के वो हेटेडनेस में, वो क्यों है? क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे, मैं रोज कहीं ना, मैं जो भी पढ़ता हूं अखबारों वगैरह को, उसमें अखबारों में और लोकल सेंस के अंदर जो अखबार है उनमें भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, डिबेट हो रही हैं। तो जो इस्लामोफोबिया फैशन हुआ वो फैशन नहीं हो गया है, वो असलियत में रिएक्शन हो गया है। वो रिएक्शन आना शुरू हो गया है। पहले वो रिएक्शन कभी आया नहीं, तो उस पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को एंजॉय किया गया। अब वो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट एंजॉय नहीं हो पा रही, वो रिएक्शन आना शुरू हो गया है। जो अपीजमेंट का जो एक कंसेप्ट मुस्लिम्स के पास, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के पास था, वो ट्रांसफर होके हिंदूज के पास चला गया है। ट्रांसफर होके हिंदूज के पास चला गया है। तो यानी अब हिंदूज का भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में अपीजमेंट हो रहा है।
क्योंकि ये आरोप है कि जिस लड़के के ऊपर केरला फाइल बनी वो आज भी कोई कैफे की दुकान चला रहा है, मुझे ऐसा जो सोशल मीडिया से पता लगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोच कर देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट अगर आपने एंजॉय की है, तो वही पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट अगर किसी दूसरे के लिए होना शुरू हो गई है, तो अब आपको दुख नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो इसका कोई इलाज नहीं है, वो फिर हेटेडनेस की फॉर्म में ही दिखाई दे रहा है। आगे अगला है डिफेंडिंग लाइक। हाँ, रीजन 11 जो है वो ये है कि आप इश्यूज जैसे लव जिहाद को डिफेंड कर रहे हैं। जब जब आप ये प्रोपेगेंडा यूज कर रहे हैं, सर एक भी केस है तो वो बुरा है, 32,000 को मारो गोली हटाओ। मैं कह रहा हूं एक केस 2,500 तो सीएम ने बताया था ना कि 2,500 केस ऐसे आए हैं लव जिहाद टाइप के। हाँ, हाई कोर्ट ने भी माना, चलो 2,500। मैं एक मोटी मोटी कैलकुलेशन आपसे पूछता हूं, 2,500 लड़कियां, चलो 5 साल का केस था 2,500, 5 साल बाद 2,500 और यानी 5,000। मोटा मोटा केस आप उठाकर देख लीजिए। मोटा मोटा केस क्या है? मोटा मोटा केस ये है कि 5,000 लड़कियों को आपने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। 5,000 लड़कियों को कन्वर्ट करने का मतलब सीधा ये है कि एक लड़की अगर 2 बच्चे ही पैदा करती तो आपने कहीं ना कहीं 10,000 हिंदुओं को आने से ही पैदा होने से ही रोक दिया। और ये 10,000 आगे बढ़ के कितने होते उसका तो पता ही नहीं, लेकिन कम से कम 10,000 हिंदू अब पैदा ही नहीं होंगे। और इनमें से जो मुस्लिम से शादी करेंगी वो मुस्लिम पैदा होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा मुसलमानों में होगी। तो यहां से सारा पार्ट उधर। ये सिंपल कैलकुलेशन इस लव जिहाद के कंसेप्ट के पीछे है। लव जिहाद के कंसेप्ट के पीछे है कि जड़ों को खोदो, क्योंकि जननी पॉपुलेशन बढ़ाने वाली लड़की है। अब ये केस जब पता लग रहा है तो लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, रिएक्शन आ रहा है। अच्छा, अब सेंटिमेंट्स की बात है तो डिफेंड कैसे किया जा रहा है? भाई अगर इतना ही भाईचारा है तो अगर आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपके आराध्यों का और सबका सम्मान करें, तो आपसे भी उम्मीद की जाएगी आप हमारा सम्मान करें। तो जब आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप हमारा सम्मान करें, तो एक गाय हमारी माता है, ठीक है, हिंदू मानता है, उसकी पूजा करता है। यार अगर एक जानवर को ना खाएं तो कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है क्या? लेकिन ना, उसको जानवर कह के खाया जाना, इसका मतलब आप एग्जिस्टेंस को नकार रहे हैं यार। वो है नहीं है, विश्वास का मामला है, विश्वास का। अब आगे अगला रीजन नंबर 12 कि हम चलो इंडिया में सब गलत मान लेते हैं, बाकी दुनिया का क्या? बाकी दुनिया से भी तो ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं यार। पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी के नाम पे श्रीलंका के बंदे को मार दिया। फ्रांस के अंदर सैमुअल पैटी की गर्दन उतार दी। पता लगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर चाकू छुरे लेके भाग रहे हो। पता लगा स्वीडन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है। ऑस्लो के अंदर तो शोर मचता है, जैसे जैसे एक दो शरिया पॉलिसिंग, लंदन के अंदर वीडियोस वायरल होनी शुरू हो गई। शरिया पॉलिसिंग क्यों? यूरोपियन यूनियन रिएक्टिव हो रहा है। क्या कारण है कि चाइना रिएक्टिव हो रहा है? अभी कल परसों की खबर है, उसकी अगली वीडियो मैंने बनानी है। मस्जिद तोड़ रहा है भाई। और दोगलापन देखो, हिंदुस्तान के अंदर नुपुर शर्मा के एक स्टेटमेंट जो कि ठीक से प्रेजेंट भी नहीं की गई, उसके ऊपर तो पूरी दुनिया के जो ओआईसी है वो छाती पीटने लग गए थे कि माफी मांगो, मांगो माफी। चाइना के नाम पे सबको सांप सूंघ गया। कहां है क्यों? उसके पीछे अगले वीडियो में बताऊंगा। अब रीजन नंबर 13 क्या है? टिपिकल बिहेवियर ऑफ मुस्लिम्स। जैसे मैंने अपना श्रीनगर वाले वसीम का नाम बताया, यूपीएससी का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट चला रहा है बंदा। सोचकर देखो, बंदा इंस्टीट्यूट चला रहा है और यूपीएससी लेवल का चला रहा है। सेकंड लेवल मतलब इंस्टीट्यूट लेवल का चला रहा है, उसके सेकंड नेम जो है वो माइंड है। वो बंदा जो है वो मुझे सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि जब तक आप मेरी रिस्पेक्ट करोगे तब तक एक्सेप्ट हो, आप मेरे से उम्मीद ना करें। छोटी सी मैंने एग्जांपल बताया, नमस्कार वाला। आप एक काम करें, किसी को चेक करना हो ना, अगर आप समझ गए हैं तो उस इंस्टीट्यूट में जाएं और उससे एक बार नमस्कार करके देखें, मान जाऊंगा। यार मुझे मौलाना से बात करवा रहा है कि सुनो साहब ये जिहाद, और मौलाना इडियट क्या कह रहा है?
कि अरे वो एक्चुअली क्या है ना कि अगर हमारे से प्रोटेक्शन चाहिए तो जजिया तो देना पड़ेगा। तो मैंने काउंटर में क्वेश्चन किया कि मौलाना साहब फिर आपको जजिया लगवा दिया जाए। कहता है ऐसे कैसे, अब तो सेक्युलर है। मतलब वाह, ये बढ़िया डबल स्टैंडर्ड्स है। तो अब आप अगर इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते किसी चीज में तो कैसे काम चलेगा। और ये लगभग कॉमनली देखा गया, और खासकर पढ़े लिखे, अगर हिंदू से आप अटेंडेंस की बात कर रहे हैं तो पढ़े लिखे मुस्लिम्स ज्यादा रिएक्टिव यहां नजर आ रहे हैं। भाई वसीम तो पढ़ा लिखा है, वसीम तो श्रीनगर वाला जो है वो तो अंग्रेजी बोल रहा है। उससे अगर मैं ऐसे बिहेवियर की उम्मीद करूंगा तो कैसे काम चलेगा। फिर वो मेरे से कैसे उम्मीद कर सकता है। अब आप सोच कर देखिए। अब आगे अगला है कि अब उसके बाद, हाँ सबसे बड़ी बात कि यहां पर आप हिंदू जो पड़ोसी है उससे इतना वास्ता कम। मतलब एक तो मौलाना को यहां तक कहते हुए सुना कि हिंदू से वास्ता वहां तक रखो जितना आपका टट्टी के डब्बे से है। आर यू ओके कि एक वास्ता तब उस हद तक रखो जितना वास्ता आपका टट्टी के डब्बे से है। यानी यू आर कंपेयरिंग हिंदू एज ए टट्टी का डब्बा। सॉरी आई एम यूजिंग द वल्गर वर्ड्स। ये मौलाना साहब बता रहे हैं और वो यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा। जब आप इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं तो उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि सामने वाला इन्वॉल्व हो। अगर सेम ड्रेस पहनने से, सेम स्कूल में जाने से, सेम कॉलेज में जाने से, सेम कॉलोनी में रहने से अगर प्रेम बढ़ता है तो उसे बढ़ाओ यार। स्कूल्स अलग चाहिए, ओके ठीक है। यूनिवर्सिटीज अलग चाहिए, ओके ठीक है। कॉलेजेस अलग चाहिए। जब हमारे बच्चे साथ में पढ़ेंगे ही नहीं तो एक्सेप्टेंस कहां से आएगी, और एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो लड़ाई ही बढ़ेगी, प्रेम नहीं बढ़ेगा। एक्सेप्टेंस बढ़ाई जाए, सिखों और हिंदुओं में समस्या नहीं है। क्यों भाई साहब, आप उठाकर देख लीजिए, गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के अंदर 70% बच्चा हिंदू मिलेगा, 70% से भी ज्यादा। हिंदू और सिखों के बीच में शादी भी होती है, ब्याह भी होते हैं, प्रेम प्रीति भी होती है। खालिस्तान ने पूरी ताकत लगा ली, कोई अलग नहीं कर पा रहा। खालिस्तानियों से हिंदुओं से ज्यादा सिख लड़ते हैं। तो सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक टिपिकल बिहेवियर से उभरना पड़ेगा, तो उस हेटेडनेस को खत्म करने के लिए। अगला रीजन नंबर 14 वही कि ड्रीम ऑफ जन्नत से बाहर निकलना पड़ेगा। जन्नत का जो सपना है, अगर आप उसी के सपने में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं फिर ऑब्वियस सी बात है वो सारी चीजें जो आप हिंदुओं के लिए माइंडसेट बना के बैठे हुए हैं वो होगा, और हिंदू हेटेडनेस का वो करना पड़ेगा। तो कम से कम नासिरुद्दीन शाह को इन सब पॉइंट्स पे डिस्कस करना पड़ेगा। लास्ट है सोशल मीडिया। ये सबसे बड़ा रीजन है कि सोशल मीडिया ने इन सब चीजों को एक्सपोज करके रख दिया है। यही कारण है कि जो लॉजिक और रीजन के पीछे हिंदू डिस्कस कर रहा होता था कि मुझे लॉजिक मिलेगा या रीजन मिलेगा तभी मैं कुछ बात करूंगा, वरना मैं कोई बात नहीं करूंगा, उस हिंदू को भी लगा यार ये लॉजिक जो है अब मिल गया सोशल मीडिया पे, ये जो रीजन है ये अब मिल गया सोशल मीडिया पे। और क्योंकि अब वो लॉजिक और रीजन दोनों मिला है तो वो काउंटर आर्ग्यूमेंट भी कर रहा है और एक गुस्सा भी है, क्योंकि वो लॉजिक्स के ऊपर बहस कर रहा है। मेरे 15 पॉइंट्स है, ये तो लॉजिक ही है, आप इन पे डिस्कस करके देख लो। आपको पॉइंट्स बनाइए, मेरे काउंटर में कोई वीडियो बनाइए, मैं डिस्कस करके देखूंगा भाई असलियत में है क्या। ये रियलिटी है, इट्स द रियलिटी। आप समझिए इस चीज को। तो खैर मैं अभी तो इतना ही, ये 15 पॉइंट्स हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि असलियत में इनका आर्गुमेंट क्या है, काउंटर आर्गुमेंट क्या है। देखिए इस्लाम में नफरत नहीं है, इस्लाम से नफरत नहीं है, इस्लाम से कोई नफरत नहीं है। इस्लाम को मानने वाले या उसको जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं उनसे नफरत है। जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसमें समस्या है, क्योंकि उसे अगर एक बहुत लिबरल फॉर्म में प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो सबके अंदर एक प्रेम भाव बढ़ेगा, नफरत नहीं बढ़ेगी। शुरुआत जहां से, और नासिरुद्दीन शाह हो गए, इन जैसे कितने भी हो गए, कम से कम इनको खुल के आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। और ये क्यों नहीं बताते, वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदू को बोलेंगे तो वो बहस करके रह जाएगा। एक बार इस्लाम के बारे में जरा सा डिस्कशन शुरू कर दिया, जात बाहर कर देंगे।
धर्म से बाहर कर देंगे और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इन्हीं के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, ये जानते हैं। इसलिए कल्प्रिट बनाने का जो गेम है वो केवल एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट है, दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट तो चूंकि आवाज़ तक नहीं निकलती। तो दोस्तों ये थोड़ा लंबे हो गए वीडियो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा, तो लेकिन फिर भी आप इनके ऊपर डिस्कस करें और मुझे बताएं कि नीचे मामला क्या, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करें ही। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।